अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो पब्लिक को सुहाफिल का सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तारुफ कराने के लिए। और हमारे साथ मौजूद है हरमीत भी। यस, हमेशा की तरह। पहले हरमीत की तरह और तरफ चलते हैं। और हम तो गर्मी में फुनक रहे हैं। yes. मैं हमेशा रोज़ कहता हूँ, लेकिन आज इस्लामाबाद का वेदर जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आज वहाँ पे फिर बारिश की तवक्को है। ना क्या करें, दिल जलाने वाली बातें। आप भी ऊपर से फिर हरमीत भी अस्सलाम वालेकुम की बात कहेंगे। मौसम बड़ा अच्छा हो गया है इस्लामाबाद में। हरमीत कैसे है? आज हो जाना बेहतर जी इस्लामाबाद का मौसम। और फिर उसके बाद वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, क्या बात है सुहाब। इसमें कोई शक नहीं है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि परसों जो बारिश हुई थी, गर्मी शदीद किस्म की गर्मी थी, तो वो शिद्दत जो है उसमें कमी आई और मौसम औसम हो गया। लेकिन कल थोड़ी बहुत जो है वो हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से मौसम इतना जितना होना चाहिए उतना गर्म भी नहीं था। लेकिन आज फिर से पेशन गोई है, तो ऐसा लग रहा है कि, और सुबह से हम देख रहे थे, जब हम आ रहे थे हल्के फुल्के बादल जो है वो हमें नजर आ रहे थे। हाँ। तो इट्स मीन के बारिश होने वाली है भैया। अच्छा, लाल मेरे दिल का हाल। और ये मुझे लगता है अब्दुल रऊफ साहब कहने वाले थे। हरमीत ने बड़ी अच्छी रेड कलर की ना दस्तार, अच्छा लग रहा है दस्तार। और उसके बाद yes. और उसके साथ मैचिंग जो है वो जेब में अपने रुमाल डाला हुआ है, लाल रुमाल। ये को खास वजह आज कहीं जाने का इरादा है? हाय सर, ना पूछे ऐसी बातें तो नहीं ना ऑन एयर पूछते। नहीं, मुझे स्टूडियो आना होता है तो इसलिए कुछ खास बन जाते हैं। वैसे बाहर तो सर वैसे नॉर्मल ही होता है सारा सीन। लेकिन ये है कि रंग है जिंदगी के, खूबसूरत रंगों में रंग जाते हैं हम। अच्छा हरमीत, ज़रा ये बताओ ना, हम तो ये देख रहे हैं सामने हमारे जो अखबार खुले हुए हैं, कल की खबरें भी देख रहे हैं। ज़रा सियासी मौसम के हवाले से ये बताओ, इतनी अनसर्टेनिटी है जिसकी कोई हद ही नहीं है, और उस अनसर्टेनिटी की वजह से उसकी मुआशी सूरत हाल के ऊपर जो असरात पड़ रहे हैं वो और ज़्यादा हैं। प्राइम मिनिस्टर के बारे में तमाम जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि वो डिले किए जा रहे हैं कोई सख्त फैसला लेने के हवाले से या असम्बलियों के हवाले से। अंसार अब्बासी साहब तो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कहीं से कोई इशारा मिले जो उनको यकीन दिलाया जाए कि जो सख्त फ़ैसले वो करेंगे, उस सख्त फ़ैसलों के बाद उनको इतना टाइम मिल जाएगा इलेक्शन करवाने तक कि वो मुआशी सूरत हाल को बेहतर कर सकें। जो उनका ख्याल है कि वो मुआशी सूरत हाल को बेहतर कर लेंगे, आवाम को महंगाई के चुंगल से निजात दिला देंगे। तो इस हवाले से क्या चेम हो गई हैं, कोई आपके पास खबर हो? रोज़ा, अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक बेयकीनी सी सूरत हाल जो है वो पाई जा रही है। अगर हम पार्लियामेंट की तरफ कौमी असम्बली के इजलासों में गए हैं, उनमें से कई मिनिस्टर या MNAs जो कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक भी हुकूमत से ही है, तो उनके चेहरों से, उनकी बातों से भी अंदाज़ा कोई मायूसी जो है उसकी वो झलक नज़र आ रही है। और आपकी बात दुरुस्त है कि हम बयानात को जब उठा के देखते हैं तो उस बयानात में भी तजाद पाया जा रहा है। यही वो लोग जो कह रहे थे कि हम आएंगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो दूध की नहरें बहेंगी, और इमरान खान साहब ने जो है सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन आते ही आप देखें कि डॉलर की जो है वो कल ओपन मार्केट में वो 200 से ज़ायद जो है वो बिक रहा था। ऐसे में अगर हम देखें तो हर एक चीज़ में आपको जो है वो प्राइस वो बढ़ती नज़र आ रही है, कमी किसी चीज़ में आपको नज़र नहीं आएगी। और बेयकीनी सूरत हाल ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है या जो इदारे हैं वो भी उसी तरफ फ़ाल नहीं है, जिसकी वजह से हर तरफ आपको मायूसी ही नज़र आएगी। और अब जो IMF की जानिब से जो शराइत रखी गई वो भी बड़ी सख्त किस्म की है, और कोशिश ही की जा रही है कि हुकूमत भी, उनसे ये भी कहा गया है IMF की जानिब से कि अगर आप लोगों की मुद्दत अगस्त तक है तो तब जाके हम कुछ अमल दरामद करेंगे। तो ऐसे में IMF की जानिब से कड़ी शराइत का होना, यहाँ पे पेट्रोल की कीमत को ना बढ़ाना जो है हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है। और अगर वो बढ़ाते हैं तो तब जाके इलेक्शन में क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से जो जलसे किए जा रहे हैं, यकीन माने कि वहाँ पे जब ये फैसलाबाद में जलसा था तो मैंने कई नून लीग के लोग जो हैं उनसे मुलाकातें हुई, और वो भी इसको सपोर्ट करने के लिए खान साहब को कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा वो भी लगाते हमें नज़र आए। तो सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर सी हमें नज़र आ रही है इस वक्त। हर तरफ से जो है बेयकीनी सी सूरत हाल है और महंगाई का तूफान है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा लग रहा है की हैं, और जितनी भी अब्दुल रऊफ साहब हम आजकल बातें कर रहे हैं, तज्जियाकार, माहिर मुआशरात, और अगर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सारी स्टेटमेंट तो सामने आ जाती
जाती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एक आम लेमैन इस वक्त जितना शदीद परेशान है, जितनी परेशानी का वो शिकार है, तजब्जुब का वो शिकार है कि फ्यूचर में क्या होगा। देखिए, आप और हम लोग तो चले शौर रखते हैं, टेक्निकलिटीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक आम बंदे को यही पता है कि महंगाई इस वक्त रूज पे चली गई है, 204 का अगर डॉलर हो गया सर, तो अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो चीज़ें और प्राइस बढ़ेगी, तो एक आम लेमैन को यही कंसर्न है कि होगा क्या। लेकिन बार बार मैनिपुलेट होना, एक आम बंदे ने ही वोट देना है सर, तो ये सारे सिनेरियो को हमें देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो कुछ जो है वो उनके सामने वो लेके आ रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से बात बनने वाली नहीं है। जो है पुरतायुश अशिया की दरामद के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, कॉस्मेटिक्स खवातीन के, ये तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल पड़ेगी। तुम लोग क्या किया करोगे अगर बाहर से कॉस्मेटिक्स पे पाबंदी लग गई? सर कोई बात नहीं, हम लोकल इस्तेमाल कर लेंगे, कोई ना कोई हल निकालना है, कोई ना कोई हल तो निकालना है। लेकिन वाकई खवातीन भी परेशान है, बच्चे भी, बड़े भी। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, हम जरा टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो आज की टॉप स्टोरीज में अल्टीमेटली हम कोशिश ये करते हैं कि लाइटर नोट पर पॉलिटिकल बातें करें, लेकिन अल्टीमेटली बताना तो आपको है कि मसले मसाइल कहाँ कहाँ पे है। तो सुप्रीम कोर्ट का तफ्तीशी इदारे जो हैं उनमें हुकूमती मुदाखलत पर अब खुद नोटिस ले लिया है, और ये नोटिस लेकर अब आगे किस तरह से इसे परस्यू करेंगे, इसको हमने देखना है। आज टॉप स्टोरी में हम ये डिस्कस करेंगे। अगली डिस्कशन हमारी होगी अगेन ओपन मार्केट में 200 से ज्यादा 204 कहा जा रहा है कि डॉलर की कीमत इतनी हो गई है, और इससे अल्टीमेटली हर चीज 1 कुछ तो आज थी, आज सुबह फिर है, तो मतलब 204 के करीब कह रहे हैं पहुंच गई है। तो ये अब हम आज डिस्कस करेंगे, हमारे साथ माहिर माशात भी होंगे। और इसके अलावा आज टॉप स्टोरी में हम कार्टून फिल्म इदारों की आवाज़ें निकालने वाला एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, हमारा टैलेंट है, उनको हमने बुलाया है, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और इसके अलावा मौसम की तब्दीली की बात करेंगे, जो कि मौसम हमने शुरू ही मौसम से किया है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मी में जो नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार होता है वो कंपैरेटिवली सर्दी हुई गर्मी से ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इस पर हम प्रिकॉशंस बताएंगे अपनी पब्लिक को जो हमें देख रही हैं। इसके अलावा ऑन सेट हमारे साथ शाजिया मंजूर मौजूद होंगी, और नया गाना आया उनका, होली होली उसका नाम है, उसको भी हम आज अपनी पब्लिक को भी दिखाएंगे और उनसे चिट चैट भी करेंगे। गाने वाली है वैसे शाजिया मंजूर, कमाल है, कमाल आवाज है, सब भी सुना है, जब भी गाया ही नहीं गाया। बड़ा हरमीत की भी फेवरेट है मुझे लगता। हाँ, ज़रा साहब बहुत सुना है शाज़िया मंजूर साहब को, और लेकिन बहुत ही कम अब उनको सुनने को मिलता है, क्योंकि एक वक्त था कि उनके बहुत सारे एल्बम जो है वो आते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव गाने जो है चूज़ करती है, और उसके बाद ही कई गाना उसका बड़े मुश्किल से आ जाता है हमारे सामने। आज बालन हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे ज़रा सुनेंगे भी और ये सवाल भी उठाएंगे उनके सामने कि आप इतना कम क्यों नज़र आ रही हैं। हरमीत का सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए कि वो अच्छा टैलेंट देखे। अच्छा जी, हम चोलिस्तान की बात करेंगे। हमने कल भी और कल से पहले करने वाले सारे प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि बारहा जिस तरह से भी आवाज़ उठाई जा सकती है, जिस तरह से भी आपको बताया जा सकता है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एक्टिव किया जा सकता है कि पानी की शदीद किल्लत जो है 2025 की प्रोडिक्शन से पहले ही पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ जगहों पर लोग बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, इंसान हो, हैवान हो, चरिंद परिंद हो। तो इस पर आज हम टॉप स्टोरी में बात करेंगे सर। बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हकीकत में अगर अरबाब इख्तियार की नज़र इस तरफ को पड़े तो उनको ये देखना चाहिए कि पानी की किल्लत का कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी है या नहीं है। अभी मैं पढ़ा था खबर के गंदम की पैदावार कम हुई है पानी की वजह से, और गंदम जो है उसको इंपोर्ट करने के टेंडर जारी कर दिए गए हैं, और ये है कि गंदम बाहर से लाई जाएगी। यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से पहले ही गंदम की कमी हुई है, दुनिया में वो पहुंचा नहीं पा रहे, और मुल्क भी ख़रीदने से उनके ऊपर पाबंदी लगने का डर होता है, तो उनसे दो से सौदेबाजी ना की जाए तो बेहतर है। इमरान खान तो अपने जलसों में बारहा कह रहे हैं कि मैंने 30% कम के ऊपर तेल और गंदम ख़रीदने का मुआहदा तकरीबन कर लिया था यूक्रेन से और रूस से, लेकिन रूस से ख़ास तौर पे, लेकिन यह है कि वो ख़बर अब पता नहीं किस तरह से उसको किया जाए। लेकिन बाकी मुल्कों में जहाँ गंदम पैदा होती है वहाँ पे खुशहाली की बदौलत इस साल गंदम की पैदावार में कमी वाक़या हुई है, और पाकिस्तान भी उन मुल्कों में है जहाँ पे गंदम की पैदावार कम हुई है। डिमांड सप्लाई का बड़ी एक चेन है। अगर हम बात करें, आपने गंदम की बात की, चावल के एतबार से कुछ मिल्स मालिकाना, उनसे मेरी कुछ बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, कॉन्वर्सेशन में ये पता लगा कि आने वाले दिनों में सिंध में चूँकि इसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इस दफ़ा चावल की प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, सिर्फ इस वजह से कि पानी की किल्लत और प्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फील्ड है जो इफेक्ट होंगी। हम आगे बढ़ते हैं अपने डेली डोज की तरफ। सर, आपको लगता नहीं आज स्टूडियो में लाइट थोड़ी कम में से ब्राइट किया जाए?
अच्छा ब्राइट करे। हरमीत आपके पास लाइट ठीक है? मुझे तो ठीक लग रही है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अब ऐसी है कि थोड़ी इमरान बहुत खान साहब ने मुझे भी भी यहाँ कमी महसूस हो रही है वैसे। हाँ, जी, इमरान ये खान साहब ने कौन है जिसने ये लाइट की है? हाँ। मेरे ख्याल में अगर पता चल जाए तो हम भी इमरान खान की तरह शहरयार आफरीदी को मुर्दे इल्जाम डांट ठहराएं पिलाएंगे। और उसके बाद उसको जेल भिजवा दें, हाय, अच्छा उस ठेकेदार को। उसके बारे में कहा जाता है। ये पहले तो ये देखें ना आप, ये इमरान खान जो शहरयार आफरीदी को कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइट का इंतज़ाम ठीक नहीं है, और तुम्हारी लाइट का इंतज़ाम ठीक ना होने की बदौलत यह है कि आधा स्टेडियम नज़र नहीं आ रहा। तो उस हाँ, लोग बता दें और हाँ। लोग दूर और इससे तक कबल के, जो लेकिन है हमें वो नजर नहीं गिला आ रहे। खान साहब पहले शान के हवाले से भी कर चुके हैं, पाकिस्तान के मारूफ अदाकार। उसके बारे में कहा था कि लाइट ठीक नहीं है शान, हाँ, तो अभी दोबारा वो गिले पे मुझे आए। लगता है कि वो लाइट ब्राइट के बड़े शौकीन है। ब्राइट होना चाहिए ना, नजर आना चाहिए वो। बहरहाल पहली स्वैग है खबर ना उनका तो। पहली खबर डेली डोज की। सोहा ने ज़रा ड्रामाई अंदाज में कह दिया Yes, कि bright करें। लाइट स्टूडियो में ब्राइट करें। वो बुनियादी तौर पे खबर यही है कि इमरान खान साहब ने जो मर्दान में जलसा था, उस जलसे में लाइट के इंतज़ाम ठीक ना होने के ऊपर शहरयार आफरीदी को कह दिया कि ये शहरयार आफरीदी, ये तुम्हारा कोहाट में, इंतज़ाम कोहाट ठीक में। नहीं है, और आज के आइंदा- बाद इनको ठेका नहीं देना। आज के बाद इनका ठेका नहीं देना। और Cancel। मैं और क्लैरिटी कर दूं, और उसका नतीजा ये निकला, उसके बारे में कहा जाता है कि वो ठेकेदार को पकड़ लिया गया और उसको जेल में बंद कर दिया गया। उसका कोई 35 लाख रुपए का और ठेकेदार बिल था। बेचारा ये रोने पे आया कि भाई मुझे पैसे भी पूरे नहीं दिए गए। हाँ, 35 लाख रुपए का बिल था तकरीबन जो उसने लेना था, तो लाइट का। तस्वीर का दूसरा रुख है ना, ये दिखाना भी आम आवाम को बड़ा जरूरी है कि अगर एक स्टेटमेंट इस तरह से छोटी सी पास कर दी जाए तो अगले बंदे का कारोबार तो ठप, वो तो गए काम से। हाँ बिल्कुल। लेकिन बहरहाल जो शान के हवाले से लोग ये कह रहे हैं, मीम्स बने हुए हैं कि शुक्र करे शान के मर्दान का लाइटिंग का इंतज़ाम उसके पास नहीं था, नहीं तो उसने भी पेशावर की किसी जेल में बंद होना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा जी, हम वैसे ये होना भी चाहिए। देखिए, आप इन चीज़ों को भी कीप इन माइंड रखना चाहिए सर। इमरान खान साहब ख़ास तौर पे जब उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट को भी दिया, और इसके अलावा वो कहते हैं, हमेशा तारीफ़ करते हैं चैनल्स की ना, कि इसकी लाइट बड़ी अच्छी है, इसकी लाइट बड़ी अच्छी है, इसमें ज़्यादा अच्छा फ्रेम आ रहा है, और वो कुछ ऐसी पिक्चर्स भी वायरल हुई हुई है, उसमें ब्रश से बाल भी ठीक कर रहे हैं। तो वो बड़ा ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का कि हाई आई एम लुकिंग लाइक ऑन स्क्रीन, और मुझे कैसा नज़र आना चाहिए। और ये होना भी चाहिए। क्या हरमीत, क्या ख्याल है आपका इसमें कि कॉन्शियस होना चाहिए आपको अपने बारे में, अपने लुक्स के बारे में? देखिए, वैसे तो हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं आपने देखे होंगे, बहुत सारे जो है वो बड़ा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और हम अगर जाते भी हैं पार्लियामेंट में भी, अगर उनसे वो लेते हैं शॉट वगैरह लेते हैं, तो बड़ी कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए हम लोग। तो ऐसे में खान साहब खान साहब ने जो गिला किया तो बजा है अपनी जगह, क्योंकि जाहिर बात है हर एक ने अच्छा दिखना होता है। और खान साहब तो वैसे भी दिखते भी बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब उम्र हो गई है तो ज़्यादा दिखना वो अच्छा चाह रहे हैं कि कम से कम जो बुढ़ापा चेहरे पे है वो उस तरह ना दिखे, लाइट ज़्यादा दिखे। आगे बढ़ते हैं। टॉप स्टोरी अगली हरमीत हमारे पास ये है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 1 यानी 111 शर्ट्स पहनकर दौड़ लगाई एक शहरी ने। और दौड़ तो वो नहीं जीते, लेकिन रिकॉर्ड कायम कर लिया 111 शर्ट्स पहन के दौड़ लगाने इतनी का। शर्ट्स पहन के दौड़ किसने जीतनी है? मतलब और किसके साथ लगाई थी शर्ट, ये भी सर देखने देखिए वाली तो बात सही है। उसको ऑन स्क्रीन। हाँ, अल्लाह अल्लाह, ये लेकिन 111 टी शर्ट्स पहनी उन्होंने। पूरा 25 बंदा मिनट लगे कुकड़ सर। बन जाए सर। हाँ, और वो ये कह रहे हैं कि 111 टी शर्ट जिसका वजन तकरीबन 18 किलोग्राम हो गया था, और पहन के वो जब दौड़ रहे थे तो उनको बहुत जिस्म थकन का एहसास हुआ, गर्मी लगी, क्योंकि सर वो स्वेटेड हो गए थे, पसीने और हो वो गए। स्वेटेड से फिर टी शर्ट्स और भारी हो गई, और 25 मिनट तो सिर्फ टी शर्ट पहनाने में लगे हैं, और फिर भी आधी रेस तक वो गए हैं। उनका कहना ये है कि भाई मैंने इतनी शर्ट्स पहन के भी आधी रेस मैंने पूरी की, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। हाँ, तो वो मतलब रिकॉर्ड तो बन ही जाता है। मतलब उन्होंने कम से कम जितने कम वक्त में इतनी दौड़ लगाई है। तो वैसे हम पाकिस्तानियों को कहेंगे कि ये तो किसी ठंडे मुल्क के लग रहे हैं जिन्होंने ये पहन के काम किया। हम ना करें, हम सोचे भी ना। हम सोचे भी ना। हम तो 2 टी शर्ट्स पहन के भी इस तरह की कोई काम करने का ना सोचा है। हरमीत दौड़े लगाता रहता है, हरमीत जाता रहता है, पता नहीं इसको कितनी नहीं रोज़ अब गर्मी का मौसम है, इसमें मैं भी माफ़ी चाहूँगा। हाँ, दौड़े लगा सकते हैं, लेकिन 111 टी शर्ट के साथ बड़ा मुश्किल है। अभी पिछले दिनों मैं एक और देख रहा था, वो भी यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क में एक में बीवियों को उठा के दौड़ने का मुकाबला था। तो वो भी बड़ा दिलचस्प था कि अपने अपनी बीवी को उठाओ अपने कंधों के ऊपर और उसके बाद दौड़ लगाओ। जिसकी 2 हो वो क्या करे? हाँ क्वेश्चन तो है। अच्छा चलिए, लेकिन देखिए फिर रिकॉर्ड ये तो बड़ा रिकॉर्ड मुश्किल होगा।
अच्छा चलिए, वो ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाती है, दौड़ भी मुश्किल हो जाएगी। ज़िंदगी भी दौड़ है, बस ऐसे ही भागते रहे 2 के साथ या 1 के साथ ऑल दो। लेकिन वो हमें इंडिया रिकॉर्ड की एक फिल्म है जो इस बारे में इस हवाले से भी थी, जोर लगा के हैया। तो याद- उसमें भी हाँ, बीवी तो को, इसी पे दौड़ लगा के हैया ही लगा होगा। हाँ उसमें मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट ही ऐसा चुना हुआ है कि ख़ास तौर पे अगर किसी आदमी को बीवी ऐसी मिल जाए जो ज़रा थोड़ी सी भारी भरकम है तो फिर वो क्या करे। वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, बहुत ज़बरदस्त मज़ाहिया फिल्म है, तो उसको देखना चाहिए। अब मतलब आप इस लोग हवाले से। देखिएगा इस फिल्म को। अगली स्टोरी की तरफ हम चलते हैं। अगली स्टोरी जो है सर वो ज़रा थोड़ी सी इस तरह की है कि हमें ख्याल करना पड़ेगा। कल परसों एकदम से सर तूफान और आंधी चला लाहौर में, तो हल्की सी हवा थी, इतनी डस्ट हो गई सर, इतनी हाँ, डस्ट हो गई। बहुत हालांकि डस्ट है। अगर अगर दरख्त ज़्यादा होते और अगर ग्रीनरी ज़्यादा होती तो वही हवा चलती तो वो ठंडी होती और अच्छा तासुर देती। लेकिन वो हवा जब चली है तो जितनी भी गर्द चीज़ों पे थी वो उड़ गई और सारा डस्टी हो गया। मतलब आलूदगी इतनी ज़्यादा है और आलूदगी से जो है वो सालाना अमवात की तादाद भी सर बहुत बढ़ती जा रही है। ये हमारी खबर है। जी बिल्कुल, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता चला जा रहा है। हम मौसमी जो तब्दीलियाँ उनके हवाले से भी देख रहे हैं। ज़ाहिर है जब और खुद ऐसे साली में होगी, कई लोग जो है वो आग लगा लेते हैं मरगला की पहाड़ियों को, रोज़ा। हाँ वो हमने कल भी लेकिन बात वो हालात कल इस एक किस्म और के वीडियो कि सामने आई है हरमीत, आपने बात शुरू की तो उसी बात को सेकंड करती हूँ। वो कहती है कि ये मोटरवे के पास कोई जगह है, मैं तो कभी जिंदगी में कोहसार नहीं गई, मेरा रिकॉर्ड है। उसने काफी क्लैरिफिकेशन दी है, लेकिन चलिए अभी वेरिफिकेशन हो रही है, देखिए क्या होता है। लेकिन वो कह रही है मैं मोटरवे के पास किस जगह पे जाहिर थी। बात है और जब FIR वगैरह होती है तो फिर क्लैरिफिकेशन और ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन है तो मरगला की पहाड़ ही है, सामने हमारे ऑफिस से दिखता है और वहाँ पे आग बाकायदा लगी थी और उसके खिलाफ जो है बाकायदा हुई। लेकिन यही बात है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ क्यों ना होंगी कि हम ख्याल नहीं रख रहे हैं, दरख्त कटे जा रहे हैं चीज़ों का। अगर आप देखें और फिर डस्ट के हवाले से जैसे रूफ साहब फरमा रहे थे कि प्लास्टिक बैग्स जिस किस्म से वो इस्तेमाल उसका ज़्यादा है, तो जाहिर बात है इस किस्म की चीज़ें तो ज़्यादा होंगी। डस्ट और गुबार जो है वो कम होने के बजाय ज़्यादा होगा, आबादी भी बढ़ रही है। जी हरमीत, हमें 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। देखो ना, पानी की आलूदगी होगी तो बीमारियां फैलेंगी, पानी की कमी हो चुकी है पहले ही, इस हवाले से हमें ख्याल रखना है। वेस्ट मैनेजमेंट, हमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसको देखना है। हम अपना कूड़ा कबाड़ कहाँ पे जाके डंप करते हैं, इस हवाले से आलूदगी। इस हवाले से देखें तो फिर हवा में आलूदगी, ये जो सारी चीज़ों से मिल के हवा हमारी आलूदा होती चली जा रही है। और जैसे सुहा ने अभी कहा कि सालाना कई लाख लोग इसका शिकार हो कि इसकी वजह से अमवात उनकी हो जाती हैं। तो ये भी हमें देखना है और हमें अपने तौर पे कोशिश करनी है हम जितनी भी इसमें कमी ला सकें। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हम ज़िम्मेदार शहरी नहीं बन पा रहे अनफॉर्चुनेटली, और अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से पाकिस्तान में भी बेपनाह गंद और कूड़ा कबाड़ और पानी और सब चीज़ें जो है वो आलूदा होती चली जा रही हैं। इसमें हमें ये देखना होगा कि हम ये सोचें कि एक के काम करने से कुछ नहीं होगा। तो एज ए इंडिविजुअल आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है भाई, आपने भी कोई जिम्मेदारी निभानी है। अपना घर साफ करके कूड़ा बाहर ना फेंके, थोड़ा ख्याल करें ताकि आपके इर्द गिर्द का माहौल भी साफ हो सके। हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। दुआ जी, ब्रेक के बाद तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत का तासुर चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया और उन्होंने ये कहा ये जो मुदाखलत हो रही है तफ्तीशी इदारों में, FIA हो, NAB हो, इसके बारे में कवानीन बनाए जा रहे हैं, इसके हवाले से ये बात हो रही है कि अफसरान को तब्दील कर दिया जाए। उससे तासुर ये मिल रहा है कि इस वक्त जो हुकूमत में लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे उन केसेस को या तो ख़त्म करने की कोशिश हो रही है या उनके शवाहिद मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से शिकायत की गई थी, आज खुद नोटिस लिया, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में यह भी कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट इस वक्त अनसर्टेनिटी का शिकार है। हमने जैसे शुरू में भी बात की थी कि ये अनसर्टेनिटी मुल्क के मुआशी हालात के ऊपर इंतहाई ज़्यादा बुरे असरात मुरतब कर रही है। शहबाज शरीफ किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, घूम की कैफियत में क्यों हैं, वो क्यों कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, किस तरफ से इशारों का इंतज़ार कर रहे हैं, ये तमाम बातें रखेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब के सामने सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। जी अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़, पहले तो मेरे ख्याल में इस तरफ आ जाते हैं शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के हवाले से, ये इतनी ज़्यादा रिलक्टेंट क्यों है फ़ैसले करने के हवाले से, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इसलिए कि असल में रिलक्टेंट इसलिए कि लंदन इनकी मजबूरी है, यानी बड़े भाईजान लंदन में हैं,
उनका मूड कुछ और लगता है और सलाह मशवरा इनको चाहिए। इनमें अपना मेरा ख्याल है खुद एतमाद भी नहीं है। दूसरी तरफ सियासी तौर पे इनके पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं पीपल्स पार्टी की और चंद दूसरे जमातों की, जिसकी वजह से ये फैसले नहीं कर पा रहे हैं। इनका ख्याल था कि जिस तरह पंजाब में ये इस तरह करके हुकूमत करते रहे हैं, इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन इस्लामाबाद ज़रा मुख्तलिफ जगह है, यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। और जो देखिए इनकी जो पहले दिन की तकरीर थी बतौर वज़ीर आज़म, उसी से आइडिया हो गया था कि सोच विचार हमारे सियासतदानों में जनरली नहीं है। यानी उन्होंने लोगों से, अपने साथियों से मशवरा किए बगैर उस तकरीर में तनख्वाहों में और पेंशनों में इजाफे का ऐलान कर दिया था। वो बाद में उनको बताया गया कि आप ये वापस ले लें तो बेहतर है, इसकी इम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें बहुत सोच विचार चूँकि ख़ुद नहीं की इन्होंने, और ये दो कश्तियों के भी सवार मालूम होते हैं कि पिंडी में भी ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, इस्लामाबाद में भी दूसरी जमातों के साथ भी रहना है। तो और बुनियादी तौर पे जो इनके ऊपर अम्ब्रेला है यानी छतरी है वो लंदन की है, जिसकी वजह से ये फैसले नहीं कर पा रहे हैं। इसका देखिए ना नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है फैसले ना करने का, कि मुआशी तौर के ऊपर बिल्कुल तबाही के धाने पे हम बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नतीजा क्या निकलेगा। वहाँ पे भी कोई सख्त फैसले करने हैं अगर तो जल्द करें, आवाम को कॉन्फिडेंस में लेके करें, और अगर नहीं करने तो भी बताएं। तो वहाँ पे यही रिलक्टेंस आपके ख्याल में सामने आ रही है कि इसके इशारे भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से ही मिलेंगे? अच्छा, वो आपने, सॉरी मैं आपकी बात जो शुरू में आपने की कि बड़ी तबाही हो रही है, जी जी एक बड़ी सूरत हाल पैदा हुई है कल से। जी आपने सुना होगा मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगजेब, जितने भी पीपल्स पार्टी वाले थे, और इत्तेफाक था कि कल पीपल्स पार्टी के दो रहनुमा भी इक्तिसादी बर्बादी के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जी जी लेकिन एन उसी वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि माजी में कुछ और कहते थे, उसको IMF को बता रहे थे जूम के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए, कि पाकिस्तान की जो इक्तिसादी तरक्की है इस साल के दौरान वो 5% से ज़्यादा रही है। ठीक है। ठीक है, 5% से ज़्यादा जहाँ भी सालाना तरक्की होती है वो बर्बादी नहीं होती। फिर उसके साथ ही उसी वक्त नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हो रहा था जो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होती है, और उस कमेटी ने बताया कि हमारे आइंदा साल यानी 2022-23 की जो ग्रोथ होगी या शरह तरक्की होगी वो 6% के करीब होगी, और ये कि इस साल जो रही 21-22 की शरह तरक्की वो थी 5.34 के इर्द गिर्द, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी माना था। तो लिहाजा वो जो बर्बादी और तबाही का आज मतलब मार्च से पहले तक एक बयानिया बुना गया था दूसरी जमातों की तरह जो कि अब हुक्मरान हो गई हैं, वो सारा मलिया मेट हो गया कल ये इन दो मीटिंग्स के नतीजे में। अब दूसरी बात यह है कि अलबत्त बदएतमादी या अदम एतमाद और इंस्टेबिलिटी ज़रूर पैदा हुई है। फाइनेंशियल मार्केट्स बेतहाशा मुतासिर हुई हैं, रुपए हमारा काफ़ी बेकदर हो गया है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह गुज़िश्ता हुकूमत की मैं समझता हूँ गलती थी कि उन्होंने बिला सोचे समझे ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है यानी तैयार गाड़ियाँ जो हैं उनकी दरामद पे बिल्कुल खुली छुट्टी दे रखी थी। 2-3 नए ब्रांड्स आए हैं। उसके अलावा गुज़िश्ता 40 बरसों में किसी भी हुकूमत ने, जो करप्शन बहुत ज़्यादा है सिस्टम के अंदर, तीन बड़ी कंपनियां जो कि 35 साल से यहाँ पे काम कर रही हैं उनको पाबंद नहीं किया कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें। आज भी उनका 70% सामान बाहर से मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं मेरी बात, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ इस सेक्टर पे पाकिस्तान के सालाना तकरीबन $5 अरब खर्च हो रहे हैं। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि $5 अरब से इस पे खर्च हो जाते हैं, और वो सिर्फ हमारे पैसे हैं, यानी इन कंपनियों के मुनाफे सारे बाहर रह जाते हैं। और हालांकि इनको 1% $1 भी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट खुलता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो पैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और मुनाफा किसको हो रहा है? इन 3 बड़ी कंपनियों को, जिनके मालकान यहाँ भी वहाँ भी फल फूल रहे हैं। तो इस तरह की पॉलिसियाँ की कोई हुकूमत नहीं कर सकी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, प्रोडक्शन में, फाइनेंस में लोगों को गाड़ियाँ मिलती हैं, चाबियाँ, नई गाड़ी की चाबियाँ मिल जाती हैं। लिहाजा डिलीशन प्रोग्राम, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की तरफ आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी।
सर ये और वो सेक्टर्स जिन पर बहुत काम किया affected जा है सकता है। हमारे माशी current सूरत हाल account तो deficit। बहुत ही ज़्यादा बुरी है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये आज का जो मेन टॉप स्टोरी में हम इस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए तफ्तीशी इदारों में कि हुकूमती मुदाखलत ना की जाए, और बारहा पहले भी कहा गया है, लेकिन अब तो ये इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। जो आपने फैसले लेने हैं वो आप नहीं कर रहे, जो काम आपने करना है वो आप नहीं कर रहे, लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उनकी उनमें मुदाखलत करना, इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट की जानब से कहा जा रहा है कि हम अपना काम एक्टिवली नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, बट इस बात से मुदाखलत की बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये मरियम नवाज़ की स्टेटमेंट है कि अननेसेसरी जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो बड़ा वो इस तरह का हो रहा है। लेकिन जब ये तरीक़ेकार होगा कि आप अपनी मर्ज़ी के अफसरान को निकाल के कहीं और से ले के यहाँ लगा दें और यहाँ से कर दें और उस बुनियाद के ऊपर की तफ्तीश ख़त्म हो जाए, तो मेरे ख्याल में वो ख़राबी पैदा होगी। बहरहाल इम्तियाज़ साहब का व्यू लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो देखिए, इसमें तो कोई रो भाई कोई शक ही नहीं है ना कि यहाँ पे हमारा जो पुराना पाकिस्तान था, जो कि अब वापस हुक्मरान बन गए हैं, कि उनका तर्ज हुकूमत कैसा है या कैसा रहा है। एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि लाहौर हाई कोर्ट के 12 जजों को आपने कितने करोड़ रुपए, 1 अरब से ज़्यादा दे दिए कि आप अपने घर बना लें। क्या कहीं इस तरह होता है कि आप इस तरह इंसाफ अपने लिए ख़रीदते हैं, अदालतों को ख़रीदते हैं? फिर आपने 2 रोज़ पहले ये बड़े बड़े अखबारों में आपने देखा होगा, आधे आधे सफ़े के इश्तिहार छपे हैं। ये तर्ज हुक्मरानी है। यही काम ये दूसरे सरकारी इदारों के साथ भी होता है। क्या आप आते हैं, अपनी मर्ज़ी के अफसरान लाते हैं, अपनी मर्ज़ी की इंक्वायरी करवाते हैं, मामलात बंद कर देते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था कोई 7-8 DIGs हैं, उनको भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने वो आपके अता तारड़ साहब हैं, कौन जो मेंबर हैं PMLN के, उनके खिलाफ किसी ने केस बनाए थे, किसी ने दूसरे मेंबर के खिलाफ, किसी ने उन ज़मीनों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया था जो कि अक्सर PMLN के MNAs और MPAs ने कब्जा कर रखी थी सरकारी ज़मीनें। अब उनको चुन चुन के निकाला जा रहा है। तो ये तो हमारे हुक्मरानों का अगर ये खासा ना होता तो क्या पाकिस्तान आज इस हाल को पहुंचा होता? बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें एक फैक्टर ये भी है कि जो पैसे का बेदरे कहीं मतलब फेंका जाना और ये होना और बहुत सी चीज़ें ठीक होने वाली, उनकी तरफ चलेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक लेनी है। इम्तियाज़ गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे कि सामान तायुश के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इंपोर्ट के ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि या तो बहुत हैवी टैक्सेस देने पड़ेंगे या उनके ऊपर पाबंदी होगी। इस तरीके से क्या मईशत को ठीक किया जा सकता है या नहीं, मईशत को ठीक करने के लिए और क्या करना पड़ेगा हमें, ये हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। ब्रेक पर जाने से पहले अब्दुर्रऊफ साहब ने तो मुझे परेशानी में डाल दिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिसीजन लिया उस पर अब मेकअप अगर इंपोर्ट नहीं होगा और मसले हो जाएंगे ख़वातीन के लिए। लेकिन ऑन द लाइटर नोट अगर हम देखें चीज़ों को तो क्या ये सोल्यूशन है अब्दुर्रऊफ साहब? इससे चीज़ें कितनी बेहतर हो सकती हैं? सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। सलमान साहब, शॉर्ट टर्म तो एक डिसीजन ये नज़र आता है कि पुरतायुश अशिया जो हैं, सामान तायुश, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और गाड़ियाँ 1000 सीसी से ज़्यादा की जो हैं उनकी ड्यूटी डबल कर दी जाए। इस तरह की चीज़ें IMF से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। कोई कामयाबी लगती है आपको या हुकूमत जो है वो इसी तरह कन्फ्यूजन में रहती हुई मुआशी मुश्किलात में इजाफा करती रहेगी आवाम के? देखें राउत साहब, ये तो IMF के साथ आज से 4-5 हफ्ते पहले मुकम्मल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको हमारे क्राइसिस के बारे में पता था, बड़े आपके कामयाब या बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, तो आपको पता होना चाहिए था कि IMF का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए और उसे रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें हमने डिले खासी कर दी है। उसकी वजह से हमारी मार्केट्स जो हैं, दोनों अंदरूने मुल्क स्टॉक मार्केट और बरूने मुल्क हमारी बॉन्ड्स की जो कीमतें हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं और हमें इंटरनेशनल मार्केट से फाइनेंसिंग के दरवाजे हमारे बंद हो चुके हैं। इस
के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब ये दोहा में जो हो रही है नेगोशिएशन, ये इमीडिएट हो और इमीडिएट वहाँ से मैसेज आना चाहिए कि कामयाबी के साथ हो रहा है। असल में वाशिंगटन में जब ये मीटिंग हुई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि प्रायर एक्शंस आप करेंगे, और वो सबको पता है कि प्रायर एक्शंस क्या हैं, और वो तेल की कीमतें और बिजली की कीमतों का सबसे बड़ा था काम। तो वो नहीं किया गया, उससे ये रुपया जो है अब 200 क्रॉस करने जा रहा है। आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस बना हुआ है, ट्रेड आपकी तेल की आपकी बहुत ऊंची है इंटरनेशनल मार्केट में, और वो आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे सस्ता रखा हुआ है। तो ऑल दीज थिंग्स ये हमने बड़ी डिले कर दी है। तो अभी भी मौका है कि सर ये बताइएगा कि IMF जी हरमीत। जी सलमान साहब, सर ये बताइएगा कि ये नाराजगी की वजह क्या है जिसकी वजह से मामला तय नहीं हो रहे, क्या वजूहात क्या है? क्या ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में जिसकी वजह से ये मामले जो है डिले होते जा रहे हैं? आई थिंक इसकी वजह मेरे ख्याल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन से वो टेबल हुआ था उसी दिन पाकिस्तान का क्रेडिट डेट स्वैप एक रेट चलता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का, वो दोगुना हो गया था, और वो इंडिकेट कर रहा था इंटरनेशनल मार्केट की कंसर्न्स को कि अगर गवर्नमेंट हिल जाती है और नई गवर्नमेंट आती है तो बहुत अरसा लगेगा नई गवर्नमेंट को अपने पांव जमाते हुए, और उस असना में पाकिस्तान फिर डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच जाएगा। उस दिन से हम देख रहे हैं कि ये मार्केट्स गिरती चली जा रही हैं और इसका कोई नज़र नहीं आ रहा कि इसकी बॉटम क्या हो, और उसकी वजह ये है कि जाहिर है कि नई गवर्नमेंट को सारे चीज़ों के ऊपर करना, अबूर हासिल करना, अपनी पॉलिसी बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, उसमें तो 6, 7, 10 हफ्ते तो कम से कम लगते हैं। और जब आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में तो कोई ऑपोजिशन जब अपनी सियासत करती है, वो कभी उन्होंने ना तो शेडो कैबिनेट बनाई है, ना वो शेडो पॉलिसीज़ बनाते हैं, और जब गवर्नमेंट में आ जाते हैं उस वक्त फिर सोचते हैं कि अब क्या करना है। सो आई थिंक कि उसी का शिकार हम हुए हैं जी। लेकिन क्योंकि हमारे बरूने मुल्क कर्जे इतने ज़्यादा हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स पे हमारी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है, तो इंटरनेशनल मार्केट्स तो अनफॉरगिविंग होती हैं, वो नहीं आपको बख्शती, वो आपकी जो भी गलती होगी उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। सो आई थिंक एक ऐसे टाइम पे जब एक यूक्रेन की जंग से इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस आसमान पे थी, एनर्जी प्राइसेस आसमान पे गई हुई हैं, इकोनॉमिक डिसरप्शन भी है, सप्लाई चेन डिसरप्शन पेंडेमिक की वजह से थी, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की चेंज का जवाज़ बनता नहीं था। और अब अगर आप ये भी देखें कि उस वक़्त जो बयानिया बनाया गया कि ये गवर्नमेंट बड़ी नाअहल है, उसके रिजल्ट्स तो आपके सामने अब आ रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो 6% के करीब चल रही थी और मोर और लेस आपका डायरेक्शन दुरुस्त चल रही थी, स्टॉक मार्केट भी ठीक चल रही थी। तो आपने मुश्किल वक्त गुजार लिया था, सिर्फ यूक्रेन का जो एक्सटर्नल शॉक था उसको अब आपने नेविगेट करना था, और ये शॉक जो है ये और पता नहीं 1-2 महीने चलेगा, लेकिन उसको आप नेविगेट करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो भी काम करने हैं, पर्टिकुलरली प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर प्राइसेस आप नहीं बढ़ाएंगे पेट्रोल की और बिजली की, तो आपके मुल्क में डिमांड जो है इन चीज़ों की वो कम नहीं होगी और आपकी इंपोर्ट्स का बिल जो है वो बहुत ऊपर चलता जाएगा। सो आई थिंक डॉक्टर साहब ये फरमाइए, थोड़ी गोली लेनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जैसे कहा कड़वी गोली लेनी पड़ेगी। कड़वी गोली की सूरत में ये होता है कि पेट्रोल की प्राइस कम से कम भी होगा तो शायद 35 से 50 रुपए पर लीटर बढ़ानी पड़ेगी, जिसका असर बाकी कमोडिटीज़ के ऊपर भी पड़ेगा। तो उस सूरत में आवाम का जो एक नाराज़गी का, गुस्से का मुजाहरा होगा, वो ज़ाहिर है इतनी बर्दाश्त उनकी नहीं है आवाम की,
उससे नबुर्द आजमा हो पाएगी गवर्नमेंट ये? देखें, आई थिंक कि ये तो अब सियासत से बात आगे निकल गई है और पॉलिटिकल कैपिटल अगर हुकूमत को खर्च करना पड़ेगा तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उससे बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल होगा कि फिर आप एक डिफ़ॉल्ट के ऊपर प्रिजाइड कर रहे होंगे, तो उस वक्त तो फिर आपको जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। सो आई थिंक ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल कैपिटल बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप नहीं करेंगे तो इससे भी बड़ा आपको नुकसान हो। सो आप मिनिमाइज करें अपने लॉस को और जो काम करना है उसको जल्दी से जल्दी करें, डिले ना करें, पॉलिटिक्स का ना सोचें। ये आप काम कर लेंगे तो कल फिर देखी जाएगी कि क्या होगा, अभी तो अवाम जो है वो देख रही है। सो आई थिंक इमीडिएट एक्शन जो है वो ज़रूरी है। सियासत को ज़रा बैक डोर पे रखना चाहिए, इकोनॉमिक्स को आगे लेके आना चाहिए, मुल्क को स्टेबलाइज करना है, अच्छा, मार्केट्स को अगर टाइम है स्टेबलाइज तो मैं करना क्या है, सवाल पूछ सकता हूँ? उसके बाद फिर लंबी मुद्दत की रिफॉर्म्स करनी है। जो जी हरमीत, आप सवाल कर लें। पाकिस्तान इस सिचुएशन में ये कोई ओवरनाइट तो नहीं आया, ये तो पिछले डॉक्टर 40 साल डॉक्टर से। साहब, अगर हम देखें पॉलिटिशियन के जो मौक़िफ़ है, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, वो ये सामने आ रहा है कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की तरफ बढ़ाने की तरफ अगर जाते हैं तो खाई में गिरते हैं, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी हमारे लिए आगे आने वाले इलेक्शन में। तो ऐसे में अगर पेट्रोलियम मसनूआत नहीं बढ़ाते तो मुतबादिल क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से ये जो ये मामलात है, ये IMF की जो शराइत है उस पर ये पूरे उतर सके? नहीं, आई थिंक IMF कोई 19-20 का तो फ़र्क कर सकती है, लेकिन जाहिर है कि एक अगर आपको बीमारी है, उसकी अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी। या फिर आप कहें कि जी हम आधी दवाई लेंगे और पूरी दवाई नहीं लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, तो वो नहीं होगा। सो ये तो आपको करना है ना, क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं है और पेट्रोल और बिजली दोनों डॉलर्स में आ रही है, और अगर डॉलर्स नहीं है और उनकी कीमत आपने कम रखी हुई है तो वो तो फिर डॉलर्स में बिल आउट बढ़ता जाएगा, तो वो कहाँ से आएगा? तो ये एक किस्म का एक नो ब्रेनर है कि आप अगर जब प्राइसेस बढ़ाएंगे उसके बाद इसकी कंजम्पशन नीचे आएगी, लोग थैंक यू बिजली सर, भी बहुत बचाएंगे, मेहरबानी पेट्रोल। डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, So बहुत शुक्रिया आपके basically, टाइम के लिए। it's a बात long यही हो रही है process. कि हुकूमत को फौरी तौर पर डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन ये होना चाहिए प्राइसिंग का कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है तो बढ़ाएं, अगर बिजली की कीमत बढ़ानी है तो बढ़ाएं, अदरवाइज ऐसी खाई में गिर पड़ेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। हम चलते हैं चोलिस्तान की तरफ, जहाँ पे पानी की किल्लत की वजह से बेपनाह मसाइल का शिकार हैं हम। जैसे हमने शुरू में जिक्र भी किया सर, ना सिर्फ चरिंद परिंद, हैवान, इंसान बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मुझे तो बार बार फिक्र इस चीज़ की होती है कि प्रेडिक्शन चूँकि हमने 2025 की सुनी थी, लेकिन अगर 3 साल पहले 2 साल पहले ये चीज़ शुरू हो चुकी है तो पता नहीं कहाँ जाकर हम इसको कवर कर सकेंगे, कॉप अप कर सकेंगे। अगर हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट से, जैसे हमने बहुत शुरू में ये दिखाया भी था कि बहुत सारी बर्फ़बारी के बाद अब ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो हमें वो पानी सेव करना चाहिए। ऑब्वियसली फासला तो बहुत ज़्यादा है हम, लेकिन उस रिसोर्सेज को सर सेव करना भी वक्त की हम ज़रूरत है। अगर हम कर लेंगे तो शायद कहीं ना कहीं इस खुशसाली से और कहत साली से जो है वो हम बच सकें। लेकिन अगेन कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एक्टिव होना पड़ेगा, जो कि सर अभी तक एक्टिव दिखाई नहीं देते। बहुत ज़्यादा खुशहाली, मैं जैसे कल भी बात कर रहा था कि ऐसे जैसे चोलिस्तान की जब तस्वीरें कोई दिखाता है, ये जैसे दिखा रहे हैं, मरे हुए जानवर नज़र आ रहे हैं, प्यास की शिद्दत से उनका बुरा हाल हो चुका है, और जो बाकी भी हैं वो भी बिल्कुल तबाही के ढाने पे हैं। आवाम, उनके जो लोग हैं वो अपने अपने तौर पे बेचारे एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और उस सब अगर हम देखें ये सारे मामलात में, एक तो पानी का बहरान तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और लेकिन साथ साथ में जो पानी मिल रहा है वो गंदा पानी, जिसमें जानवर भी थोड़ा बहुत उनको मिल जाता है, तो इंसान भी वहाँ से पी रहे हैं। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीमारी जो है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों को जो है वोमिटिंग के साथ साथ पेट ख़राब होना, दीगर ऐसी बीमारी जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। तो वो नुकसान एक अलग से है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बर वक्त अगर इक़दाम ना किए गए तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है इंसानों के साथ साथ जानवरों को और ये हैवानात और चरिंद परिंद का हो रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा होगा।
तो मुख्तलिफ जो NGOs हैं वो अपनी तरफ से तो काम कर रही हैं, लेकिन अगर हुकूमत मैदान में आती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो संभल सकती हैं। हुकूमत को मैदान में आना पड़ेगा। बात असल में यही है कि किसी भी तरीके से पानी पहुंचाया जाए। इसकी शिद्दत में और इजाफा हो जाता है, और वो ये है कि जिस वक्त जो कुछ कुएँ कहीं पे मौजूद हैं जिन पे डीप वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं जहाँ से पानी पहुंचाया जाता है, वो भी बंद इस वजह से होते हैं कि बिजली नहीं है। बिजली की बेपनाह शिद्दत से कमी महसूस हो रही है, और वो हैं कुछ। मैं चुलिस्तान ख़ुद भी गया हूँ और मैंने जाके देखा, मैं कुछ इलाकों में बहुत साल पहले ये जो ये जो शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान की फाउंडेशन की तरफ से कुएँ लगाए गए थे, लेकिन वो भी अब खुश्क हुए में, वहाँ पे भी पानी नहीं मिल रहा। तो बेपनाह शिद्दत है, कमी है। लोगों को दरख्वास्त यही है कि अगर आप हुकूमत के साथ ताउन कर सकें, पानी वहाँ पहुँचा सकें। मैं कई NGOs के बारे में जानता हूँ कि जिन्होंने अपने तौर पर ज़िम्मा लिया, टैंकर लेके वहाँ पहुँचे, पानी पहुँचाया। लेकिन जिसका काम है, जिसकी जिम्मेदारी है, अगेन सर वो उस तरह से नहीं कर रहे। वहाँ के लोगों के गिले शिकवे क्या हैं? गुलाम हसन हमारे साथ मौजूद है, पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वहाँ मौजूद हैं। वहाँ पे लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ इस वक्त की हम ज़रूरत है, उनसे ज़रा जान लेते हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहराए चोलिस्तान में। इस चोलिस्तान में इस वक्त जो है बारिशें मामूल से कम हुई हैं, जिसके बायस जो है खुश्क साली है, और खुश्क साली के बायस जो है वो जो पानी के जो टोबे हैं, जो कि रोही वाले जो बाशिंदे हैं चोलिस्तान के, वो अपने जो है सालाना पानी को ज़ख़ीरा करते हैं। उस टोबे के अंदर टोबा जो होता है एक नशेबी इलाके में बनाया जाता है, जिसमें पानी जमा होता है, और साला साल जो है जो चोलिस्तानी है वो अपने माल मवेशियों को वहाँ से पानी पिलाते हैं और ख़ुद भी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। तो इस बार बारिशें कम हुई हैं, जिसकी वजह से टोबे भी खुश्क हैं, और इस वक्त जो चोलिस्तान में दर्जा हरारत है वो 50 डिग्री से जो है ऊपर है, और यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत के बायस जो है इस वक्त बेशतर जो जानवर हैं वो हलाक हो चुके हैं। और इस वक्त चोलिस्तान में जो 1700 से ज़ायद टोबे हैं, उन में से तकरीबन इस वक्त जो है 80% जो टोबे हैं वो इस वक्त खुश्क हैं। उनमें जो है वो खुश्क साली पाई जा रही है चोलिस्तान में, जिसके बायस जो है जानवरों की हलाकत हुई है, और जो चोलिस्तानी बाशिंदे हैं वो यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। वो जो है वो इस सहरा को छोड़कर आबादियों और जो चकूक की तरफ वो रवाना हो चुके हैं, और वहाँ पर वो जो है इस वक्त मुकीम है। तो इस वक्त जो है चोलिस्तान में खुश्क साली की सूरत हाल है। इंसान, चरिंद परिंद, जानवर सब जो है पानी की किल्लत के बायस जो है वो इस वक्त परेशान हैं और परेशानी का शिकार है। गुलाम हसन, आपने हमें इस पर अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। और इससे ये जो भी बात उन्होंने की है उससे ये साबित होता है कि अगर वहाँ से लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया शहरी आबादियों की तरफ, तो अल्टीमेटली आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और उन इलाकों को जिन्हें आबाद होना चाहिए वो मज़ीद वीरान से वीरान होते चलेंगे, और ये सर शहरों के लिए भी और शहर के लोगों के लिए भी ख़तरे की बात है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में हमें चलना ब्रेक की तरफ। एक ब्रेक लेते हैं। हमने न्यूज़ हेडलाइंस आपको बतानी है, आप वो सुने और उसके बाद वापस आएँ और देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ आवर शो। सो एक बार फिर से एक वेकअप कॉल हमारी तरफ से आप सबको, खैर उठें, और वी आर इन द मिड ऑफ द वीक। तो बहुत सारे दिन तो गुजर गए, अब जो काम आपने वीक में कर रहे थे वो आज कर ले, बिकॉज वीकेंड इज राउंड द कॉर्नर। तो वीकेंड में बहुत सारे प्लान्स होते हैं हमारे, लेकिन पॉलिटिकल बातें हमने बहुत कर ली हैं। अब प्रोग्राम की ज़रा इस सेगमेंट में हम थोड़ा हंस लेते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं, थोड़ी खुशियाँ बांट लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। ज़ुहैब कामरान इनका नाम है, ये मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडरान हैं उनकी मिमिक्री करते हैं, कार्टून की जो वॉइस ओवर होते हैं वो भी देते हैं। तो हम इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप ज़ुहैब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। किसी और अंदाज में ज़रा सलाम करके हमें बता देते कि आप ऐसे आर्टिस्ट हैं, किसी भी अंदाज में, बिलावल के अंदाज में ज़रा सलाम कर दें हमें। अरे वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे ये हरमीत बैठे हुए, ज़रा हरमीत को भी किसी अंदाज, हरमीत हमारे को होस्ट और इस्लामाबाद से हैं, और हरमीत आप भी करें ज़रा बात इनसे, हमारे आर्टिस्ट आए हुए हैं। पक्का जी, वेलकम। आपको वैसे खुशामदीद कहते हैं, और सलाम का स्टाइल आपका बड़ा मजे का है ना? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे सुननी है आपसे, तो क्या ये बताइएगा कि करेंगे ये जो कार्टून के मुख्तलिफ जो
अच्छा, वैसे इन्होंने ब्रेक के टाइम में इन्होंने कहा कि मोटू पतलू बहुत ज्यादा मशहूर कार्टून है बच्चों में, तो उसके हवाले से ही जानना चाहूंगा उसकी। हाँ, मोटू पतलू के हवाले से बेसिकली मेरी स्पेशलिटी भी वही है, उसी लिहाज से मैं वायरल हुआ था। अरे बड़े भैया, आपको जय हो ही बोलना पड़ेगा। अरे बड़े भैया जय हो, कैसे हैं? हरमीत सिंह भाई कैसे हैं आप? अरे वाह, ये अरे वाह, पाकिस्तान में जो सीरीज चल रही है उसकी आवाजें आपने दी हुई हैं? नहीं, मैंने नहीं दी हुई। अच्छा, किसी और की आप मिमिक्री कर रहे हैं? हाँ जी, मैं मिमिक्री कर रहा हूँ, इसलिए तो वो ठीक नहीं है क्योंकि मैं नहीं कर रहा। क्या बात है, हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए हरमीत, तो ऐसी होनी चाहिए। अच्छा ज़ोहेब, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कुछ भी करते हैं, क्लिक करते हैं, वायरल हो जाता है, लोग बड़ा पसंद करते हैं, सराहते हैं, तो उसके बाद ऑफर्स भी आई होंगी। अब मोटू पतलू आपने कहा ठीक नहीं और मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी कुछ आपको ऑफर्स आई हैं इस तरह की काम करने के लिए? इंटरनेशनल लेवल पे वैसे इंडिया से था थोड़ा बहुत टच। अच्छा। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं पाकिस्तान का जो है ना ये अवेलेबिलिटी है, मैं पाकिस्तान को ही दूंगा। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है काम अभी होना चाहिए? आजकल आपके काम में क्या क्या कुछ शामिल है जो आप? आजकल मैं 1-2 वेब चैनल्स हैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, उनका शो है, तो वहाँ और उसमें क्या क्या कुछ मतलब शामिल किया, हमें वो सुनाए नजर आ। वहाँ पे काफ़ी सारे किए हैं रोल्स, अरेबिक किया है और उसके अलावा पीके आजकल किया है, तो वो काफ़ी वायरल गया है। अच्छा, पीके में क्या किया है? पीके में जैसे रोड शो हो गया, रोड शो भी किया है और प्रोग्राम के अंदर भी कुछ किए हैं, जो कि उसमें बेसिकली था ये मोटिव हमारा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने करना था टारगेट, तो वो ना खलाई मखलूक बना के किया टारगेट कि हम ना पाकिस्तान के, ना इंडिया के, ना किसी जगह के हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है, अब वो पूरा गेटअप बना के। थोड़ा सा ज़्यादा करके सुनाओ ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है भैया, हाँ आपका गोला को तो लुल्ली बजी हुआ है, हाँ हम तो और गोला से आया है यहाँ, हाँ हम स्पोर्टवा मारने। हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं ज़ोहेब, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मतलब मिमिक्री आर्टिस्ट होना समथिंग लाइक आपने सबको देखना होता है, फॉलो करना होता है और बड़ा ना क्लोज टू द पर्सन, तो कब से कर रहे हैं प्रैक्टिस? ये वैसे तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। अच्छा। बेसिकली बात ये है कि मेरे फादर जो थे ना, वो भी थोड़ा बहुत टच करते थे मिमिक्री को, वो करते थे, एनिमल्स की किया करते थे। अच्छा। तो आई थिंक जेनेटिकली ये ट्रांसफर हुआ है। सो यू कैन डू द, हाँ, एनिमल्स की भी कर लेता हूँ। करके दिखाएं। अच्छा ज़ोहेब, वैसे जाहिर बात है जब आपने स्टार्ट लिया होगा तो कौन सी ऐसी मिमिक्री कौन से पॉलिटिशियन है, किस बंदे की आपने की जो इससे आप वायरल हुए और ज़्यादा लोगों ने फिर बुलाना, टीवी वगैरह शोज में बुलाना शुरू किया? हाँ जी, वायरल होने से पहले की बात है कि जब मैं छोटा हुआ करता था बचपन में, तो उस टाइम हमारे घर में बकरी हुआ करती थी और एक पप्पी हुआ करता था, तो उनकी आवाज़ मैंने सबसे पहले ट्राई की थी। मैंने देखा था यार इनके गले में भी वोकल्स वैसे हैं जैसे हमारे हैं, तो क्यों ना मैं करके देखूं। वो बकरी थी तो वो करती थी इस तरह आवाज़, तो मैंने किया, थोड़ी सी कोशिश की उस टाइम। तो नहीं, कैसे करती थी? हाँ, बकरी की जिस तरह हो गई। है ना भाजी। गुड वन। और उसके अलावा पप्पी था, उसकी मैंने ट्राई की। और इसकी भी काफी सारी होती है आर्ट है भाई सर, आर्ट है बॉस, ये तो भाई बहुत सारी। अच्छा, वायरल होने की बात हरमीत ने आपसे की, बड़ा पसंद किया जाता है, खासतौर पर हम टीवी शोज में भी देखा है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़ी हाईलाइट पर्सनालिटीज़ हैं उनका करें तो बड़ा वायरल होते हैं। तो ज़रा हमें बारी बारी, अगर आपने कहा बिलावल भुट्टो का भी और शेख रशीद का भी और एक्स जी का भी, ज़रा सबका हमें डेमो दें। हाँ बिल्कुल, जैसे बिलावल भुट्टो के जो कुछ वायरल सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। श्योर। बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह कहते हैं, अरे इस्लामाबाद में कांपे टांग रही है, आपका जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है। अनि में कलाशन को निशाना ढस ढस बज दी। That's really good. अच्छा, the good one. अच्छा, next one. और जिस तरह हो गए तारुल कादरी साहब हो गए। अरे ये जो निजाम है, नहीं पसंद निजाम। कभी नून लीग आ रही है हुकूमत में तो कभी पीटीआई आ रही है, कभी बल्ला आ रहा है तो कभी शेर आ रहा है। क्या हो रहा है? मुझे लेकर आए, मैं तब्दीली लेकर दिखाऊंगा आपको। Okay, good one, good one, good one. और अच्छा, आपका फेवरेट कौन है? मतलब जिसकी मिमिक्री करना आपको बड़ी पसंद है? अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब आप किसी की मिमिक्री करते हैं, समटाइम वो खुद भी आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो खुद भी आपको कमेंट करते हैं, ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा वैसे हुआ तो है, मोटू पतलू के लिहाज से हुआ। अच्छा, वहाँ से ठीक है। मुझे कमेंट्स मिले थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शेख रशीद साहब हो जाए ज़रा। शेख रशीद साहब जिस तरह, वैसे पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा इन नहीं हूँ, मुझे ना डायलॉग्स वगैरह और वो कुछ बस याद किए हुए या कुछ अपनी तरफ से ही। हाँ, अपनी तरफ से करें। हाँ, शेख रशीद साहब जिस तरह करते हैं,
बिलावल अगर मैनू कहे कि तू इस्तीफा दे दे तो मैनू दे देवांगा इस्तीफा। लाल वेलिया नजर आ। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, वैसे हर किसी की पर्सनालिटीज को कीपिंग अच्छा, वैसे पॉलिटिशियन जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा इन नहीं हूँ, तो कोई मतलब ऐसे अदाकार जिनकी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कोई ऐसे अदाकार की कोई मेमिक्री भाजी? हाँ, ऐसे अदाकार जिस तरह वैसे तो बॉलीवुड के हैं जो ठीक है, ज़्यादा श्योर कोई मसला नहीं, करें करें। जरूर जरूर जरूर। अक्षय कुमार हो गए। भाई जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डिलीट कर देता हूँ। हरमीत सिंह मुझे लगता है बहुत बहुत नाटी हैं आप, हैं बहुत नाटी हैं। अच्छा जी, गुड वन। और सुनील शेट्टी जिस तरह हो गए, उनके कुछ फेमस डायलॉग हैं। मुझे लगता है तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। तुमने मुझे चढ़ दिया था ना, मेरे पास पैसा नहीं था, अभी मेरे पास पूरा 150 आ गया। में अंजलि वहाँ मुझे शक्ति दे माँ। That's good. अब मेरे से कोई और फरमाइश करनी है आपने, आप कोई बताएंगे मतलब कोई पुराने हीरोज में से, ऐसे आपका शौक है पुराने हीरोज में से किसी की? पुराने नहीं, पुराने में से जो थोड़े बहुत पुराने हैं वो संजय दत्त हो गए। संजय दत्त हो गए तो ए भाई अभी मेरे को क्या देखता है, अभी फॉर्म फिल करना पड़ेगा क्या, अभी जल्दी जल्दी मेरा काम करना ही तू गोली मारेगा क्या, समझा? सर्किट बोलने का इसको, अभी क्या देखता है? अच्छा जी, ये हरमीत हमारा जो है अच्छा, ना, वैसे ज़ुहैब ज़ाहिर बात है कि ये मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं वो आप निकालना, ये आर्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रैक्टिस इसके लिए कितनी करनी पड़ती है कि भाई मुझे प्रैक्टिस के बगैर तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, कि नहीं हो जाता है? ये सबसे पहले ऐसे नहीं हो जाता जल्दी जल्दी। एक कैरेक्टर पकड़ना पड़ता है, उसको फिर ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसकी वीडियोस देखनी पड़ती हैं, फिर मैं हैंड्स फ्री लगा के आंखें बंद करके ऑब्जर्व करता हूँ उसकी आवाज़, तो फिर पिच और नोट्स वगैरह सारा कुछ वो उस अच्छा, हिसाब अपनी से आवाज़ की ट्रांजिशन बड़ी ज़्यादा चेंज करनी पड़ती है हरमीत। देखें मतलब हर किसी का वोकल भी और है, उसके बोलने का तरीका और है, फिर उसकी पिच और है, तो हर किसी की आवाज़ में जाना मतलब उसकी पर्सनालिटी में जाने वाले के मुताबिक है। ऐसे ही बहुत डेप्थ में मुश्किल जाना काम है, पड़ता है, बिल्कुल, हाँ। पर्सनैलिटी में घुस जाना पड़ता है। अच्छा, शौक अच्छा क्या भाजी, है? एक कैरेक्टर आप भूल गए जिसमें हमने हमेशा देखा है कि बहुत सारे जो मेमिक्री करने वाले दोस्त हैं वो उसको नहीं भूलते, और जब उन्होंने मेमिक्री की है उसकी तो वो बड़े फेमस हुए हैं। मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की। हाँ, ये बात भी मैं करने वाला था। इमरान खान साहब की मैं करता रहता था, मगर अब जब मुझे पता चला है कि इमरान खान साहब की कोई कॉपी नहीं है तो मैं नहीं करता। क्या बात है, Single फैन निकली है personality। जी, तो फैन निकले हैं। वो सिंगल पर्सनैलिटी है तो इसलिए आई अपोलोजाइज कि मैं उनकी नहीं करता होता। बड़े आप डाई हार्ट फैन है इमरान खान साहब के। हरमीत, आपने कुछ सियासी बयान देखे? हाँ, हरमीत देख रहे हैं, मतलब वो सियासी बयान को, मतलब ये है कि वो करते हैं। अच्छा, इस वक्त जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें क्या क्या प्रोजेक्ट शामिल है? जी, मेरे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने जो कार्टून्स हैं मैं खुद क्रिएट करने वाला हूँ। वो मोटू पतलू जो पाकिस्तानी है, थोड़ा इस्लामिक टच और इस तरह का होगा कि बच्चे जो हमारे देखते रहते हैं कार्टून्स वो इंडिया के हैं, तो साफ जाहिर है वो सोशल चीज़ें भी सारी इंडिया की हैं, तो नमस्ते वगैरह इस तरह की, तो थोड़ा हम उसमें ऐड करेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और इस तरह की थोड़ी बहुत नमाज भी पढ़ा करें और थोड़ा बहुत टच। जो कार्टून है इसके पीछे आवाज़ देने के लिए क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए? अगर कोई आए मतलब इस फील्ड में कहे के करे, क्या मतलब उनके जिस्म की हरकत और सकनात देखनी चाहिए, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने चाहिए, क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, अपने जेस्चर्स भी चेंज करने पड़ते हैं, मूवमेंट सारा कुछ, और जिस तरह का कैरेक्टर्स हो उसी तरह की फिर खुद ब खुद ही निकलने लगता है, क्योंकि ये नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, तो वो खुद ब खुद ही सारा कुछ होने लगता है। और बाकी रह गई पिच और नोट्स वगैरह, ये सारा कुछ है वो वॉल्यूम आपको उस लेवल पे लेके आना होता है कि अच्छा सर, फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब इसी में आप आगे अपना करियर बनाना चाहते हो, इसी में एक्सेल करना चाहते हो? क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में, एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट। मतलब हमने इंटरनेशनल लेवल पे देखे, नेशनल में जैसे टर्की के बहुत सारे ड्रामे मशहूर हुए, उसमें बहुत सारे लोगों ने, पाकिस्तान के बहुत सारे आर्टिस्ट ने वॉइस ओवर दिया और सब डायलॉग्स डिलीवरी की। तो आपका क्या प्लान है अपने मुस्तकबिल को लेकर? बेसिकली मेरा प्लान है एक्टिंग वाली फील्ड में जाना और वॉइस ओवर को भी साथ लेके चलना है। अच्छा, हाँ जी, तो एक्टिंग वगैरह भी मैं ऑलमोस्ट करता रहता हूँ
क्योंकि वो तो ज़ाहिर है जब आवाज़ आप कर रहे हो, अपने जेस्चर तब्दील कर रहे हो, अपने बॉडी लैंग्वेज को तब्दील कर रहे हो, तो आप एक्टिंग में हो एक तरह से। ऐसे ही है, जिस कैरेक्टर में आप घुस जाते हो तो इसका मतलब आप एक्टिंग ही कर रहे हो। हाँ। वैसे मुझे बेसिकली एक्टिंग का शौक है, कॉमेडी ड्रामाज और जो कॉमेडी मूवीज़ हैं इनमें काम करने का। अच्छा, कार्टून्स की आपने दिया, मोटू पतलू का तो आपने करके दिखा दिया, अब जरा डोरेमोन का डेमो थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि बच्चों को डोरेमोन बड़े पसंद है और दे लव टू सी। हाँ बिल्कुल, डोरेमोन का भी मैं आपको सुनाऊंगा। मोटू पतलू के सारे कैरेक्टर्स अभी हुए नहीं हैं। करें आप सारे करें, हम तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, मोटू का वैसे बेसिकली मैंने आपको सुना दिया है जो पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो मैं कुछ इस तरह आपको बताऊंगा कि मोटू जो है वो हमेशा पॉजिटिव पर्सनैलिटी रहता है, ठीक है, और कर कुछ नहीं पाता। ओके, वो पतलू जो है उसकी हेल्प करता है, तो वो समोसे भी बहुत पसंद है। अरे बड़े भैया खुशबू, अरे बड़े भैया समोसे के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, कोई काम नहीं कर सकता मैं। पतलू अब तुम ही कुछ करो। और पतलू जो उसको करता है, गाइड करता है साथ। अरे मोटू हर वक्त खाने पीने का ख्याल रहता है, कोई और काम धंधा भी कर लिया करो। चलो डॉक्टर झटका ने एक नया गैजेट बनाया है, जाके उससे बात करते हैं। अब डॉक्टर झटका जो है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सट्टे पापड़ वाले ने यार, मैंने एक नया गैजेट बनाया यार, जिससे हम जॉन को पकड़ लेंगे यार। अब जॉन आ गया जी। जॉन बनेगा डोर, जॉन को रोकेगा कौन? मैं अब तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा रे बाबा। अरे चिड़िया करे ना नौकरी और अजगर करे ना काम, तो मैं क्यों दर दर भटकू यार? अब मैं भी करूंगा आराम, मैं भी मुफ्त की रोटियां तोड़ूंगा। अब उसके गुड साथ वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चेले जो होते हैं उसके। अरे बस बस बस, क्या कविता कही है बस। अरे बस बस, क्या कविता कही है? अरे गधे, ये कोई कविता नहीं कही है, ये तो पकड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। चुप बैठे थे हम। अब चिंगम जो है वो पुलिस वाले होते हैं, और वो पुलिस वाला होता है और पकड़ नहीं पाता उनको। ओके, हमेशा मोटू पतलू ही उनकी हेल्प करते हैं, तो वो चिंगम हो गए जिस तरह। नहीं छोड़ूंगा, नहीं 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 नहीं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। और जैसे कुछ उसे लगता है वो गोली मारता है और नारियल लगता है। आयो माँ, नारियल लगा तो अब दर्द फील हो रहा है। आयो माँ। अच्छा जी, पूरी फिल्मा दिया जनाब उन्होंने, हर करेक्टर का बारी 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 करके पूरा एक पिक्चर क्लियर कर दिया। अच्छा जी, और उसके अलावा डोरेमोन का आप कह रहे थे, तो वैसे ज़्यादा मैंने देखे हुए नहीं है डोरेमोन, जिस तरह डोरेमोन हो गया बेसिकली। अरे नोबिता नोबिता, ये वाला गैजेट मुझे दो ना प्लीज। नोबिता तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही नोबिता। अब नोबिता बोलता है, ओ डोरेमोन, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा डोरेमोन, पर अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ ना। और भी काफ़ी सारे हैं। हाँ, बहुत सारे कैरेक्टर बड़े मशहूर है, बच्चे बड़े सब बच्चे बड़े शौक से देखते हैं डोरेमोन। हाँ, मतलब मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज इनकी मोटू पतलू की है, सबसे ज़्यादा काम इन्होंने उसी के ऊपर किया। ज़्यादा काम उस पर इसलिए क्योंकि टिकटॉक वगैरह पे ना वो लोग कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो उसको ज़्यादा कर करके ना ऐसे समझ लो वो मोटू पतलू ही बन गए। हाँ, नहीं अच्छी बात और है। आपका फ़ायदा उनको ये है लेने में कि एक आदमी जो है वो 10 आवाज़ें निकाल रहा ऐसे ही है ना, उनका फ़ायदा हो जाएगा। एक आदमी है, उनको बंडल ऑफ वॉइसेस मिल जाएंगी। यस, ये वन पैकेट और इतने सारे उसमें आर्ट हो जाए, और किसी आपको हर एक कैरेक्टर के लिए एक बंदा आपको हायर ना करना पड़े, सारे कैरेक्टर एक ही बंदा कर ले। लेकिन ये मुश्किल कितना होता है? फॉर एग्जांपल अगर ये मोटू पतलू है और अगर आपने इसको बिल्कुल अपने अंदाज में करना है, तो कितना टाइम लगता है इसमें और कितना वक्त देना पड़ता है और कितनी इसमें स्ट्रगल लगती है? जी बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरी जो स्पेशलिटी है ना वो ये है कि मैं जो मुश्किल होती है ना चीज़, उसको मैं पहले कर लेता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ ये मुश्किल जो है ना, ये इसको पहले करना चाहिए, आसान तो बाद में भी हो जाएगा, तो इसलिए पहले मैं उसको कोशिश करता हूँ कि पहले कर लूँ। अच्छा। तो हाँ जी, वो टाइम तो काफ़ी लगा इसको करने में, और अक्सर ऐसे होता है कि जब आवाज़ नहीं निकल रही होती, आवाज़ नहीं आ रही होती, वोकल्स पे नहीं लेके आप आ रहे होते, तो बड़ा गुस्सा आता है, क्यों नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा, मुश्किल होना भी बहुत चाहिए है। सर। ऐसा कोई हुआ है कैरेक्टर जो मतलब आपको मुश्किल लगा हो हो जाए? कि बहुत मुश्किल है मेरे जी, लिए? चिंगम की जो है ये वॉइस, इसको बहुत मुश्किल हुई थी और गला भी मेरा ख़राब हो गया था इसकी अच्छा। वजह से। तब मैं गर्म पानी के जो है वो गरारे किया करता था, उस टाइम गला बिल्कुल ख़राब हो गया था। फिर मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा, नहीं करूंगा सारे कैरेक्टर्स, बस जिद हो गया मैं कि मैंने करना ज़रूर है। लेकिन जुहे बड़ा ख्याल भी रखना पड़ता है इसके लिए, मतलब अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, तो गला ख़राब नहीं होना चाहिए, आइसक्रीम नहीं खानी, खट्टा नहीं हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना, या ठंडा पानी गर्म पानी का बड़ा ख्याल रखना है, तो ये भी करते हैं? या आपकी वोकल इस तरह की खाया पिया हजम कुछ नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। अच्छा। हाँ जी, ये कोल्ड ड्रिंक्स और इनसे थोड़ा मैं दूर रहता हूँ क्योंकि ये गला ना ख़राब कर देती हैं। तो ये सबक भी है जो बच्चे नए देखने वाले हैं, जो लोग सीख रहे हैं कि मतलब अपने गले की आपको हिफाजत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। नींबू तो वैसे ही आजकल खाने से बाहर है, 1000 रुपए से ज़्यादा। सर यहाँ भी महंगाई का तो नींबू से तो बचत है मतलब। हाँ जी, बस ऐसे ही है, करना पड़ता है ख्याल। अगर गला ख़राब हो गया तो ऐसे समझ लें आपकी दुकान ही बंद हो गई। हाँ, मतलब आप खुद हो जाते हैं। लेकिन आपकी फैमिली में आपको क्या लगता है कि बाकी लोग जो हैं वो सीखते हैं आपसे, कहते हैं कि हमने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, बाकी कजन्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं फ्रेंड सर्कल में, तो वहाँ सीखने की कोशिश करते हैं बहुत सारे। मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने ही मुझे अर्ज किया था ये करने का। वो कह रहे हैं कि आपके पास टैलेंट है। मैं ऐसे ही करता रहता था, फिर उन्होंने कहा वीडियोस बनाओ आप टिकटॉक पे, वहाँ से वायरल हुई और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे। कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे और कितना आपको एज मिला है टिकटॉक से और सोशल मीडिया से? ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन हो गए हैं आपके, माशाल्लाह। हाँ जी, 5.5 मिलियन। हाँ जी, हाँ जी। सर बड़ी आवाम होती है देखने वाली, ये 5.5 मिलियन बड़े आवाम होते हैं। मेरी करेक्शन करनी है अब दरोज़ साहब ने ऑन एयर शो से पहले मुझे कहा था मुज़क्कर मोनस का ख्याल रखना। ओके सर, ठीक है, अच्छा, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। हम ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी सी ज़रा बात कर लें लोड शेडिंग की। इस वक्त लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेश आ रही है, ख़ास तौर पे उन बच्चों को जो इस वक्त इम्तहान दे रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर में भी दिन में 8-8 घंटे 9-9 घंटे बिजली जा रही है और वो मुसलसल भी है बहुत से इलाकों में, और बहुत से इलाकों में ये है कि 1 घंटा बिजली आ रही है और 1 घंटा बिजली जा रही है। ये भी वो क्राइसिस है जिसमें हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हरमीत, आपकी तरफ सूरत हाल क्या है बिजली का? रोज़ा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और यहीं पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 और 7 घंटे बिजली जो है वो बिल्कुल गायब होती है। रात को जो है मुसलसल लाइट ऑफ होती है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह जल्दी उठना होता है, जो लोग ऑफिस की तरफ जाते हैं तो उनको भी मसाइल का सामना करना, क्योंकि गर्मी शिद्दत है, मच्छर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नींद जो है उसमें खलल पड़ जाती है। तो लोड शेडिंग में दिन ब दिन इजाफा। हालांकि आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब पहले ऐलान कर चुके थे कि बहुत जल्दी जो है अप्रैल के एंड में तमाम तर चीज़ें ठीक हो जाएगी, ज़ीरो लोड शेडिंग हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहे हैं। और हम यहाँ पे लोड शेडिंग की तरह, ये तो शहरों की बात है, लेकिन देहातों की तरफ जाए तो 18-18 घंटे जो है वो बिजली आपको नज़र नहीं आएगी। तो बहुत बुरी सूरत हाल इस वक्त हमें नज़र आ रही है। और हमेशा की तरह इस हुकूमत ने भी माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम और तो वो जो है वो सारी चीज़ें मलबा जो उन्हीं पर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात जो है वो हमें लग रहा है कि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, तो वहाँ पे लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो रही है। सर, तुम्हारे इलाके में क्या पोजीशन है? सर ये गुलबर्ग का इलाका हो जहाँ पर हमारा ऑफिस है, एक तो सर गर्मी शदीद हो और ऊपर से आपके जो हर घंटे के बाद लाइट जाती है। चले इसमें तो हमें ये होती है एक्साइटमेंट कि चले 1 घंटा लाइट नहीं आ रही, 1 घंटा लाइट आ जाएगी, लेकिन जैसे हरमीत ने कहा है ना कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि बिजली से टोटली महरूम है और वो सबसे ज़्यादा ये क्राइसिस जब आते हैं तो वो लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। लेकिन सर एक और बड़ी अहम बात ये कि हमें खुद भी ना थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। चले गवर्नमेंट केयर सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा है और चीज़ें नहीं ठीक, सर बिजली अगर नहीं आ रही तो सोलर का इस्तेमाल किया जा सकता है घरों में। सर इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी शदीद गर्मी है, मेरे घर में ऑलरेडी सोलर लगा हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग थोड़े कम पैसे लगते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा सोल्यूशन है जो कि लोग अपनी एज ए इंडिविजुअल कर सकते हैं अपने घरों में। ठीक है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले बिजली की लोड शेडिंग की, और इसने पूरे मुल्क में एक तरफ तो आवाम के लिए एक इम्तहान में मुब्तला उनको किया हुआ है इतनी शदीद गर्मी में, और दूसरी तरफ से इंडस्ट्री का पहिया रुका हुआ है। कराची हो, फैसलाबाद हो, हर तरफ ये दुहाई मची हुई है कि बिजली पूरी की जाए। और इसके साथ एक जिसको कहते हैं इंटेंसिटी में और इजाफा हो गया, वो ये है कि इम्तहानात हो रहे हैं मैट्रिक के इन दिनों में, जहाँ पे लोड शेडिंग की वजह से बड़ी तबाही हुई है। बच्चे शदीद गर्मी में बैठे हुए इम्तहान देने के लिए। इसके साथ हम थोड़ी सी गुफ्तगू ये भी करेंगे कि इम्तहान में बच्चे पहले आउट हो जाते हैं और नकल करने की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन पहले ज़रा इसकी बात कर लें। सोहा ने तो एक जो इसकी रिप्लेसमेंट ये कही है
कि आप अपने घर पे सोलर लगवा लें, लेकिन सुबह मसला ये है कि सोलर लगवाने के लिए भी पैसे बहुत ज़्यादा लगते ज़्यादा हैं। चाहिए होते हाँ, हैं। मतलब ये है कि आपको 5 से 10 लाख रुपए चाहिए पूरा घर अपने कन्वर्ट पूरा करने घर के करने लिए। के लिए। तो वो कितने लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इतनी रकम एकदम से खर्च करनी। ये ज़रूर है कि सोलर की वजह से आपके घर में बिजली का बिल वाकई बहुत कम आता है, और फिर हर साल 1-2 साल के बाद अपने बैटरियां रिप्लेस करवानी है, तो वो भी एक महंगा सोल्यूशन है। सर, तो पॉइंट इज कि इतनी ज़्यादा शदीद धूप है, तो इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा चले। अगर हम घर वालों ने को कह रहे हैं कि आप उठाएं फ़ायदा, तो हमारी डिपार्टमेंट्स भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हुकूमत को भी कोई ना कोई इनिशिएटिव इस हवाले से लेना चाहिए कि जो चीज़ें मौजूद हैं, जो वसाइल मौजूद हैं, उनको यूटिलाइज़ करके कोई ना कोई हल निकाला जाए। लेकिन सर, कौन करेगा काम? हाँ, ये कौन करेगा, मतलब ये कि ऐलानात बहुत दावे बहुत से हो जाते हैं। रऊफ साहब और सोहा, अगर हम देखें जहाँ पे जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो फिर हम इसी में इंतज़ार में होते हैं कि गैस आई और गैस चली गई, चूल्हे बुझ जाते हैं, वो भी मुश्किलात होती हैं। ऐसे में जब गर्मियाँ आती हैं तो हम सोचते हैं कि चलो गर्मियाँ तो हैं, पंखे के नीचे बैठ जाएंगे, एसी के नीचे बैठ जाएंगे तो चलो रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन अब जिस तरह रऊफ साहब फरमा रहे थे कि फैसलाबाद से लेकर कराची और कराची से लेकर लाहौर ये तमाम तर जो बड़े शहर हैं जहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ पे आप बिजली नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें किसानों को जो भी उनको भी नुकसान हो रहा है बिजली ना होने की वजह से। इसी तरह स्कूल की बात करें या देहातों की बात करें, हम यहाँ पे तो चलो शहरों में ये सूरत हाल है कि 1 घंटे के बाद जो तो लाइट आई जाती है, लेकिन देहात की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पे लोग बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं हैरान परेशान कि भाई कब आएगी लाइट। और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये लोड शेडिंग का जो मरहला है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो ऐसे में दावे बड़े किए जा रहे थे। आपको याद होगा कि अभी जैसे 1 मई आएगी तो वहाँ से तमाम तर चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगी, और बड़े नोटिस लिए गए, हमेशा की तरह नोटिस लिए जाते हैं। और नोटिस जब लिए जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो अच्छा हो जाएगा, कुछ नोटिस लिया गया तो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन नोटिस लेने के बाद फिर मामला और बिगड़ जाते हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि जिस तरह रूसा फरमा रहे हैं कि एग्जाम तो हो रहे हैं, साथ साथ वो बच्चे जो सुबह उठते हैं, सुबह सवेरे जाते हैं स्कूल की ओर, क्योंकि बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी उसमें शामिल हैं। ऐसे में वो हजरात जो मुख्तलिफ ऑफिस में काम करते हैं, जो टीचर्स हैं, लेक्चरार्स हैं, अपना लेक्चर तैयार करते हैं, रात को प्रेस करनी होती है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना इस वक्त शहरियों को करना पड़ रहा है। और लोड शेडिंग की बात करें तो रात को नींद जो है बड़ी मुश्किल से ही पूरी होती है, क्योंकि 1 घंटा लाइट आती है तो दूसरे घंटे 2 घंटों के लिए लाइट गायब। और रावलपिंडी की तो ये सूरत हाल है रऊफ साहब और सोहा के 4-4, 5-5 घंटे जो है कल परसों जो है 4 घंटे बिजली के 5 घंटे बिजली गायब थी मुसलसल। तो ये सूरत हाल हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये शहरों की सूरत हाल है। ऐसे में आप देखें पंजाब और जो बिल्कुल हमीद ठीक कह रहे हो आप। और मैं जैसे जिक्र कर रहा था लाहौर का, हम लाहौर के रहने वाले हैं। कल सारा दिन बिजली आंख मचोली खेलती रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, और बात का जाने का दौरानिया जो है वो 1 घंटे से भी बढ़ जाता है। कल मैंने अपने बेटे को लेके जाना था डेंटिस्ट के पास, उसके दांत में प्रॉब्लम थी, वो दर्द में था, और जब हम वहाँ गए हैं तो डेंटिस्ट साहब जो हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे कि बिजली नहीं है और मैं यूपीएस के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट नहीं चला सकता। वो हमें घंटा 1.5 घंटा वह पसीने में शराबूर बैठना पड़ा इंतज़ार करने के लिए। तो ये भी हैं, काम सारे रुके हुए हैं। अब पता नहीं, आप जैसे कह रहे हो 1 मई को कहा गया था कि हम नोटिस ले रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, लेकिन वो नोटिस पता नहीं क्या हुआ। खैर हम चलते हैं छोटे इलाकों की तरफ, क्या सूरत हाल है। ज़ियाउर रहमान नवाब शाह से हमारे साथ मौजूद हैं, वो चल के हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है नवाब शाह और छोटे इलाकों में बिजली के ना होने की वजह से। तो चलते हैं ज़ियाउर रहमान की तरफ। जी ज़ियाउर रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त शहीद बेनज़ीर बाद तालीमी बोर्ड के तहत नवाबशाह शहर ही नहीं बल्कि पूरे इम्तहानात जो है कि हो रहे हैं, और इन इम्तहानात के दौरान हैस्को की जो नाअहली है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इम्तहानी मराकज़ पे बिजली ना होने से जो तालिब इल्म हैं, तलबा हैं, तालबात हैं, वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। कई इम्तहानी मराकज़ पे पब्लिक न्यूज़ ने दौरा किया और टीम ने, तो वहाँ पर मालूम हुआ कि कई तलबा जो है कि वो बिजली की बंदिश के बायस जो गर्मी से जो कि बेहोश हो गए, पेपर नहीं दे सकें। इस वक्त इम्तहानी मराकज़ पे जो मुख्तलिफ क्लासेस में मौजूद बच्चे हैं उनका पेपर देना मुहाल हो गया। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो कि पेपर का टाइम है, और उसी दौरान जो कि 3 से 4 घंटे लाइट नहीं होती है, तो तालिब इल्म जो उनका इस मुस्तकबिल इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। गर्मी के बायस तालिब इल्म पर्चा देने से भी महरूम दिखाई देते हैं। जो मौजूद स्टाफ और दीगर जो अमला है वो भी शदीद परेशान है गर्मी के बायस। इम्तहानी मराकज़ पे मौजूद तालिब इल्मों ने
हुकूमत से मुतालबा किया, हेस्को चीफ से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इम्तहानी मराकज़ के ऊपर जो कि बिजली की बंदिश का इतला ख़त्म किया जाए और बिजली की फराहमी मुसलसल की जाए ताकि तालिब इल्म बासानी पेपर दे सकें। ठीक है ज़ियाउर रहमान, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। बेसिकली सर ये कितना मुश्किल काम है कि आप लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, पेपर गीला हो जाता है स्वेटिंग से ना, ऊपर से इतने एम्बियंस बड़ा मैटर करता है कि आपको इस माहौल में पेपर दे रहे हैं, ना पंखा है ना पानी है। अच्छा, असातिज़ा जो ड्यूटी दे रहे हैं तो अल्टीमेटली वो जो ड्यूटी दे रहे हैं वो भी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं दे सकते, और फिर क्या होती है सर, चीटिंग नहीं दे सकते। बिल्कुल चीटिंग की तो खैर ज़रा बाद में बात करते हैं, पहले तो यही सूरत हाल है कि जहाँ पे बच्चे 9 से 12 बजे तक अगर 3 घंटे लाइट नहीं होगी, पसीने में शराबूर होंगे, लिखेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, वो कहाँ से पेन अपना रखेंगे, पसीना पसीना हुए हुए, 50 डिग्री टेम्परेचर अगर होगा तो बच्चे किस तरह से पेपर दे पाएंगे। अभी हरमीत भी जैसे जिक्र कर रहे थे शांगला में, हरमीत आपके छोटे वो जो गांव है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वहाँ का भी पता है कुछ? रऊफ साहब, ये खुशकिस्मती हमारे इलाकों में कि वहाँ पे कम से कम ये है कि एक तो सोहा ने जिस तरह जिक्र किया कि लोगों ने बहुत पहले, क्योंकि वहाँ से जो बिजली का जो सिस्टम है वो ना होने के बराबर है। वहाँ पे आप देहात में जाएंगे तो ये जो हम देखते हैं यहाँ पे लाइट कहीं हमें नज़र आती है, लेकिन वहाँ पे ये इस किस्म का सिस्टम है नहीं कि वहाँ पे लाइट हो। तो लोगों ने पहले जो बहरान था, एक बहुत बड़ा बहरान चल रहा था, लोगों ने ज़्यादातर वहाँ पे सोलर सिस्टम जो है वो लगाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ मौसम जो है वहाँ ठीक होता है। मौसम अगर ज़्यादा जो शिद्दत की गर्मी हम यहाँ पे महसूस करते हैं तो उस किस्म की गर्मी भी वहाँ पे नहीं होती, लेकिन लाइट जो है बहुत लाजमी नहीं है कि गर्मी से बचा जाए। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बिजली के जरिए ही होते हैं। तो वहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब मैं गया था तो मुझे भी हैरानी हो रही थी कि लाइट गायब होती रहती, लाइट ना होने के बराबर थी। तो चलो सोलर सिस्टम से वो थोड़ा बहुत जो सिस्टम है वो चल जाता था। कि मौसम जो कंपैरेटिवली बेहतर होता है तो वो बेहतर मौसम होने से कॉम्पनसेट हो जाता है। कराची का एक बार फिर से रुक करते हैं। कराची जो है ना, वहाँ पे काशिफ मुनीर ब्यूरो चीफ है हमारे, वो हमें इस हवाले से बताएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। काशिफ बताएगा, क्या देखते हैं आप? जी काशिफ से, हाँ काशिफ अभी थोड़ी देर में हमारे साथ आ जाएंगे। मतलब उनसे जानेंगे कि कराची की सूरत हाल क्या है। हमारी कोशिश है कि हम कवर करके बता दें, जैसे शांगला का जिक्र अब हरमीत कर रहे थे, आपने लाहौर का जिक्र किया, कराची से हमने, नवाब शाह से भी हमने चीज़ों को देखने की कोशिश की है। तो अल्टीमेटली इक्वली सर, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, बिजली और गर्मी इक्वली मुतासिर। काशिफ हमारे साथ दोबारा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, दोबारा कराची की सूरत हाल क्या है आम पब्लिक के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी, ये दोनों बताइएगा ज़रा, और फिर इम्तहान। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल काशिफ। अच्छा देखिए, जैसे आपने यहाँ जिक्र किया कराची के अंदर इम्तहान, पहले हम इम्तहानी मराकज़ में जो लोड शेडिंग है उसका जिक्र कर लेते हैं। अगर कराची में सूरत हाल देखें तो कराची में जो लोड शेडिंग के जो के इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ एरियाज को डिवाइड किया हुआ है। अगर हाई लॉस एरियाज में देखें सूरत हाल तो वहाँ पे 2.5 से 3 घंटे का एक स्पेल है, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें सुबह 9 से 12, 8 से 11 इन 3 घंटों में लाइट जाती है, और वही टाइम होता है जिस वक्त पेपर हो रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मराकज़ हैं, मैं सैकड़ों की अगर तादाद बोलूँ तो वो कम होगी, इससे ज्यादा तादाद है जहाँ पर बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, वहाँ पर लाइट नहीं है। और बिजली ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर वो एरिया हाई लॉस एरियाज के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मामला ये है कि इस वक्त कराची में शदीद गर्मी है, और शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग जो में इजाफा तो हुआ है, और इसका सबसे बड़ा मामला बिजली की तलब और रसद के अंदर जो है मामला देखने में आते हैं। जो कराची के अंदर जो मिनिमम लोड शेडिंग है, जो वो इलाके जो आज से तो 15 से 20 दिन पहले मुस्तस्ना थे जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती थी, अब वहाँ भी लोड शेडिंग की जो कम से कम ड्यूरेशन है वो 3 से 4 घंटे कर दी गई है। और जहाँ चोरी ज्यादा है वहाँ पर 12 घंटे 13 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। अच्छा, कराची में कोई ऐसे मराकज़ नहीं है कि जहाँ पर एक जगह पर पेपर हो, पूरे शहर में कराची में पेपर हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा एरिया शहर का तकरीबन इस सब में आपको अगर बोलूँ तो 50 से 60% ऐसा है जहाँ पर इम्तहानी मराकज़ में सुबह पेपर के टाइम पे बच्चों ने एक दिन भी बिजली नहीं देखी होगी, क्योंकि वो उसकी जो शेड्यूल गिवन टाइम है वो 9 से 12 है। ये जिम्मेदारी तो के इलेक्ट्रिक की है कि उनको जब पता है कि इम्तहानी मराकज़ के में उन दिनों में उस टाइम पे लोड शेडिंग नहीं करनी चाहिए तो वो सख्त भी कर रहे हैं जी। अच्छा, और काशिफ ये बताओ इंडस्ट्री का क्या हाल है? इंडस्ट्री की सूरत हाल कराची में काफी बेहतर है। जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग ऐसा सच नहीं है,
जहाँ रिहायशी इलाकों में आपको लोड शेडिंग दिखाई देगी, वहां पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। वहां पर ट्रिपिंग आ जाए या कोई दीगर मसला हो तो आपको लोड शेडिंग मिलेगी, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर लोड शेडिंग नहीं है। कमर्शियल रिहायशी इलाकों में तो लोड शेडिंग आपको मिलेगी, लेकिन इंडस्ट्री इससे मुस्तस्ना है, क्योंकि कराची में अगर डिमांड एंड सप्लाई की सूरत देखी जाए तो के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से तकरीबन 1000 से 1100 मेगावाट मिल रही है। इनका एक नया पावर प्लांट जो बिन कासिम पावर 3 है, उसको मई में और पहले जून में जो इसको स्टार्ट होना था वो अब तक नहीं हुआ है। वो 450 अगर सिस्टम में उम्मीद ये की जा रही है कि जून के अंदर आ जाएगा तो कराची की डिमांड और सप्लाई मुकम्मल तौर पर कराची में पूरी हो जाएगी। जो लोड शेडिंग की जाएगी वो सब उन इलाकों में की जाएगी जहाँ चोरी होती है। थैंक यू काशिफ, बहुत मेहरबानी, आपने आगाह किया हमें सूरत हाल से। कराची में कम से कम इंडस्ट्री जो है वो है, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। हमारे बाकी इलाकों में, छोटे शहरों में, हमारे पंजाब में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ से शिकायत मिलती है कि लोड शेडिंग ने वहाँ पे भी मुतासर किया हुआ है। हमें मदद आप करनी चाहिए, हीट स्ट्रोक से बचने की आप भी भरपूर कोशिश करें, दिन के वक्त बाहर ना निकले, अपना बहुत सारा रखें ख्याल। अब आज का शो पहुँचा, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। क्लोजिंग करनी